अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के जो कि हमारा क्या डायनामिक्स का है। हमने लास्ट टाइम में 3 चीज़ों को बड़ी प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, जिसके अंदर फोर्स था, इनर्शिया था और मोमेंटम था। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स ने इसके रेफरेंस से कुछ लॉ रिप्रेजेंट किए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम आज अपना इसका फर्स्ट लॉ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ को बेसिकली क्या कहते हैं हम, फर्स्ट लॉ जो मोशन का है वो हमें इस चीज़ को समझने में हेल्प करता है कि किसी भी चीज़ के अंदर मोशन प्रोड्यूस कैसे होती है। तो हम पहले इसकी पेज नंबर 59 के अंदर पिंक ब्लॉक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहता है अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि जो बॉडी की जो हालत होती है ना वो अपनी उस स्टेट को क्या करता है, कंटिन्यू ही रखता है। अ बॉडी कंटिन्यू इस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन, कि वो यहाँ तो मोशन में तो मोशन के अंदर ही रहेगा, या रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। इन अ स्ट्रेट लाइट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कि अगर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगे। अब नेट फोर्स क्या है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मुसलसल अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर मुसलसल कुछ फोर्सेस अमल करती रहती हैं। वो बॉडी की मोशन जो सी होती है हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ही होती है, यानी कि बहुत सी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स कहलाएगा। मसलन एक एग्जांपल है, एक गिलास पड़ा हुआ है आपके पास टेबल में। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक गिलास पड़ा हुआ। अब इस गिलास के अंदर क्या है, पानी है। ठीक है, अब इसके ऊपर मुसलसल एक फोर्स लग रही है, वेट जो कि नीचे की तरफ अमल कर रही है, और एक दूसरी नॉर्मल डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ अमल कर रही है। अब ये दोनों फोर्सेस सेम है तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, रेस्ट की हालत में रहेगा। अगर मैं इसको हैंड से पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ को क्या करूँगा, मूव करूँगा, तो ये जो ग्लास मेरा ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट साइड की तरफ क्या करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू। डैट इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट फोर्स एंड डैट इज कॉल्ड आल्सो अ नेट फोर्स। इसको हम नेट फोर्स भी कहते हैं। पेज में 59 पर राइट साइड पर येलो कलर के ब्लॉक के अंदर नेट फोर्स की डेफिनेशन ये, नेट फोर्स इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी। हम इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने मैंने अभी एक वाटर ऑफ ग्लास को डिस्कस किया है। ठीक है, कहते हैं ये जो वाटर ऑफ ग्लास है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टेबल के ऊपर प्लेस पर किया हुआ है, तो कहता है वो रेस्ट की हालत में ही रहेगा अनलेस, जब तक उसके ऊपर क्या होगी, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, वो रेस्ट की हालत में रहेगा। तो हमने अभी तो इसी डेफिनेशन को पढ़ा था कि आ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को ही क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब इसकी हम दूसरी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है कि मसलन एक कार है, ठीक है, वो मूव कर रही है। ये क्या है, एक कार है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, अगर वो एक सड़क के ऊपर मूव कर रही है तो मुसलसल वो मूव ही करती रहेगी। वो रुक क्यों जाती है, उसकी दो वजूहत है। पहली वजह, आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो, फ्रिक्शन है। अगर आप ब्रेक्स नहीं भी अप्लाई करते तो जो सड़क और टायर के दरमियान फोर्स है, डेट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, डेट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उसको उसकी वजह से भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। ठीक है जी, ये दो एग्जांपल्स आपने इसके अंदर पुट ऑन करनी है। ठीक है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। 60 पेज नंबर 60 के ऊपर उसको डिस्कस किया गया, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हमने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, जो इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है। मसलन एक बहुत भारी पत्थर है, अगर आप उसको मूव करवाना चाहेंगे तो वो मूव ही नहीं होगा, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर ही रहेगा। उसकी रीज़न क्या है, उसका मास बहुत ज़्यादा है। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट दूसरा है तो वो अगर मोशन के अंदर रहेगा तो कंटिन्यू अपनी मोशन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, मसलन बहुत बड़ा ट्रक है, बहुत बड़ा क्या है, ट्रक है, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा मास होगा उसके अंदर उतनी ही जो उसको करना होगा, उसकी स्टेट को चेंज करना उतनी ही मुश्किल होगा। ठीक है, ये आपका, आप हम इसको आगे डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं हम लोग। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम तब अप्लाई होता है जब नेट फोर्स जिस्म के ऊपर अप्लाई होती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट और रेस्ट की जो स्टेट रेस्ट और मोशन की स्टेट को उसको कंटिन्यू रखता है। ठीक है, अगर वो इसके अंदर चेंज लाता है तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नेट फोर्स। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नेट फोर्स। ठीक है, मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने बताया था, ये ग्लास था, ये पड़ा रहेगा, ये ब्लॉक था, ये पड़ा रहेगा। इसकी कोई जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 है। आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दी, इसके ऊपर ये दो फोर्सेस लग रही थी जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही थी। ठीक है, तो जब ये नेट फोर्स इसकी राइट साइड पर लगी तो ये ब्लॉक इस तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अब उसको इसके यहाँ से इस पोजीशन में आने तक कोई ना कोई उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि कोई भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है।
और किसी ना किसी टाइम इंटरवल के अंदर वो होगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया इसके अंदर। इसको हम यही कहते हैं ना, रेट द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। तो कहते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। कहते हैं व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मैस के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मैस के। इसको बड़ा वाज़ेह है कि मसलन ये दो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट मासेस के, ये है 10 kg और ये है 5 kg। दोनों के ऊपर मैं इक्वल फोर्स प्रोड्यूस करता हूँ। मसलन इसके ऊपर भी 5 न्यूटन लगाता हूँ तो इसके ऊपर भी करता हूँ 5 न्यूटन ही लगाता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है जो 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम वाला मैसिव ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो लेस देन होगा किसके मुकाबले में, दूसरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जो 5 kg वाला, उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर एक्सेलरेशन क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, फोर्स तो सेम लगाई, उसका मास कम था, ठीक है। इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा इसलिए प्रोड्यूस हुआ, इसका मास कम था। इसके अंदर एक्सेलरेशन कम क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इसका मास क्या था, ज़्यादा था। तो यही लास्ट लाइन पे वो कहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल मासेस के, वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको पता है रिलेशनशिप होता है, व्हेन यू इंक्रीज अ वन क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अदर इज डिक्रीज, की जो दूसरी होती है वो क्या होना शुरू होती है, कम होना शुरू होती है। हम इसको एक कॉमन रिलेशन में लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनैलिटी टू एफ ओवर एम। अगर हम एम को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो एफ प्रोपोर्शनैलिटी एम ए, यहाँ पर प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह क्या आता है, के आ जाता है। के इज कॉल्ड कांस्टेंट, के इज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ऐसे यूनिट में 1 के इक्वल होती है। के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 को पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम में आ जाएगा। डैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेरिवेशन। और यही चीज़ आपको रिप्रेजेंट भी करती है कि फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम में इक्वल होता है। अब जो इसका न्यूटन का फोर्स डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, अगर मैंने 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो कहता है 1 न्यूटन इज़ अ फोर्स दैट प्रोड्यूस अ 1 मीटर एक्सेलरेशन, जो किसी बॉडी के अंदर, यानी कि 1 न्यूटन किसके इक्वल है, जो किसी बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। किस बॉडी के अंदर, 1 किलोग्राम वाली बॉडी के अंदर क्या करे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या करे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। वो किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन के इक्वल होगा। डैट इज़ अ ड्राइव स्टेटमेंट। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसके, ये इसकी क्या हो जाएगी आपके पास डेरिवेशन एग्जांपल के साथ ये प्रूविंग भी आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 61 के ऊपर, इसकी एग्जांपल है। पेज नंबर 61 के ऊपर इसकी एग्जांपल है, हम उसको साथ डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 61 के ऊपर कहते फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोड्यूस अ 20 न्यूटन फोर्स इन द मास ऑफ 8 किलोग्राम। अब देखिए फोर्स है आपके पास 20 न्यूटन और मास है आपके पास 8 kg, ठीक है जी। आपने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, ये आपके पास डाटा है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा एफ इज इक्वल टू एम ए। हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास वेलोसिटीज ही नहीं है, ना इनिशियल वेलोसिटीज है, ना फाइनल वेलोसिटी, ना टाइम है। लेकिन हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला है। हम इसको एफ ओवर एम करके ए की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए का जो भी जवाब आएगा वो आप एक्सेलरेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी कि उसकी इसके यूनिट के अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है जी। फिर एग्जाम्पल नंबर 3.2 भी है एक, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कहता है अ फोर्स एक्टिंग ऑफ द बॉडी मास ऑफ 5 किलोग्राम। मास जो सा है वो कितना है, 5 किलोग्राम है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन इज एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर वो हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। कहता है व्हाट इज एक्सेलरेशन सेम फोर्स। कहता है आपने ये एक एक्सेलरेशन कहते हैं, दूसरा एक्सेलरेशन मालूम करना है, A2 मालूम करना है। कहता है सेम फोर्स ही अप्लाई हो रही है, ठीक है, किसके ऊपर, 8 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर, 8 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है जी। आपने A2 मालूम करनी, ठीक है। अब अभी हमने सेकंड लॉ पढ़ा है, अगर हम सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो बॉडी 1 के लिए तो M1 A1 हो जाएगा, तो बॉडी 2 के ऊपर भी सेम फोर्स लग रही है तो M2 A2 हो जाएगा।
ये आपके पास दो इक्वेशन देखे ना, दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने बोला है सेम फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, तो फोर्स तो सेम है, हम इसको F1 और F2 नहीं कर सकते। इसको M1 इसलिए किया क्योंकि M1 5 किलोग्राम है, और इसको M2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मास क्या चेंज है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि दोनों फोर्सेज सेम है, तो F इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू है M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया, कंपेयर कर ली, हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया, कंपेयर कर ली। नाउ हमने यहाँ से A2 की वैल्यू मालूम करनी, तो M1 A1 डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू A1, सॉरी A2। ठीक है, M1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे, A1 की वैल्यू पुट करेंगे और M2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो उसको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाएगा।